नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, दो चीज हमेशा रहेगा, मेमोरी वेस्टिंग, मेमोरी ओवरफ्लो। ठीक है, नहीं, हमको पता है यहाँ पे कि आप 70 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, पहले ही से 70 चेयर लगा दूं। ठीक है, आपके प्रोग्राम का आगे 70 वैल्यू पे मुझे काम करना है, 70 वेरिएबल मैंने लिया, उसने 70 सीट लगा दिया और वेरिएबल यूज किया 50, तो 20 सीट तो स्टैक में बनाए हुए कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। सी के द्वारा है तो सी ही करेगा, जावा भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसके एरिया में जाएगा नहीं, तो मेमोरी वेस्टिंग। ठीक है, अननेसेसरी स्टैक को भरे रखिएगा तो जो सी का परफॉर्मेंस है, एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस है, उस पर असर आएगा। ठीक है, तो कहता है कि इस व्यवस्था से ऑलवेज चलिएगा तो ये दिक्कत तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो या अंडरफ्लो। छूट गया, खाली रह गया तो अंडरफ्लो। ठीक है, खाली रह गया तो अंडरफ्लो, और पूरा भर गया और उसके बाद भी बच्चा आ गया। हाँ बोलिए, कुछ दिक्कत? ऑपरेटिंग सिस्टम का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें सब ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत पास पास है। ठीक है, ओएस, जब मैं बोल रहा हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है ओएस, तो जाहिर बात है जो बात बोलेंगे उससे टैली करेगा आपका। ठीक है, क्लियर? तो इस व्यवस्था पे अगर हम छोड़ दें, मेमोरी को इसी व्यवस्था पे छोड़ दें तो गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास जो एफिशिएंसी है, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी है, उस पर असर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा भी नहीं जा सकता है, बहुत सारी चीजें फिक्स्ड भी हैं, हमको उतना लेना भी है, उतना पे काम करना भी है, तो उसके लिए तो हमें स्टैक चाहिए ही चाहिए, या कुछ फीचर दिया जाएगा जिसमें स्टैक का इस्तेमाल करना होगा, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, कैसे हम अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के केस से बचें? ठीक है, तो कहता है कि जो रैम में खाली एरिया है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्री, यही ना बताए थे, ये फ्री। ठीक है, अगर हम इसको यूज करने के बजाय इसको यूज में लाने लगे तो परफॉर्मेंस के एफिशिएंसी में असर नहीं आएगा। नहीं समझे? जैसे हम स्टैक मैनर में गए और 10 वैल्यू के लिए लोकेशन कहा, 10 ले लिया, 5 ही का इस्तेमाल किया, तो अननेसेसरी 5 बेकार जा रहा है। अगर वो 5 ना रहता तो और तेज रहता। ठीक है, अगर ये ना करके हम फ्री वाले एरिया में जाएं, तो कहता है फ्री वाले एरिया में कब जाएगा? कंपाइल के समय। कहता है ना, फ्री वाला एरिया जो है वो कंपाइल टाइम पे इंटर करने की परमिशन ही नहीं देता है, क्योंकि जब प्रोग्राम कंपाइल करता है तो सी स्टैटिक को समझता है, फ्री वाले को नहीं समझता है। उस फ्री जोन में जाने के लिए आपको मेमोरी के एक दूसरे यूटिलाइजेशन को यूज करना होगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक यूटिलाइजेशन। क्या मतलब? रन करने के समय या रन करने के बाद आपको ये मेमोरी यूज करना होगा। रन करने के पहले पहले तक इसका इस्तेमाल, तो इसका मतलब कि सर कंपाइल टाइम पे मेमोरी में जगह नहीं होगा, तो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जगह कब बनेगा, कुर्सी कब लगेगा? जब रन करेगा, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जब रन करते समय हम कुर्सी लगाएंगे तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहता है कि तो स्टैक में नहीं ले जाएंगे, ले जाइए किस जोन में? फ्री में, क्योंकि रन करते समय तो हम इसी को समझते हैं। आप कुछ भी दीजिएगा रन के समय तो वो आपके स्टैक में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो तो आपके लिए पहले से फिक्स करके मैंने आपको दे दिया है। उसका इस्तेमाल करना है ना करना आप डिसाइड कीजिए। रन करते समय अगर वैल्यू को इनिशिएट करिएगा, वैल्यू को असाइन कीजिएगा, तो उसको मैं कहां ले जाऊंगा? फ्री मेमोरी में। इसी को बोला जाता है हीप मेमोरी। क्या बोला जाता है? हीप। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हीप मेमोरी। बता दिया था क्या? समझाए होंगे। क्या चीज और क्या, इसको क्या कहते हैं? हीप मेमोरी। क्लियर? ठीक है, तो ये कब होगा? इसका इस्तेमाल सी कब कर पाएगा? क्या स्टैटिकली? नहीं,
इसको इस्तेमाल करेगा वो डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब क्या होता है? रन टाइम। ठीक है, और जैसे ही करेंगे ये इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा, सी में मैलॉक फंक्शन आता है, फ्री फंक्शन आता है, सब बताया जाएगा आपको। मतलब इंट एक्स वाई कीजिएगा तो उसमें नहीं जाएगा, वो चला जाएगा किसमें? स्टैक मेमोरी में। लेकिन मैलॉक से अगर 2 बाइट लीजिएगा, 4 बाइट लीजिएगा तो वो स्टैक में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? फ्री मेमोरी। मतलब तो समझाने के लिए फ्री फ्री बोल रहे हैं, अब इसको क्या कहेंगे? हीप मेमोरी। ठीक है, आप समझ जाए इसलिए फ्री फ्री बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली इट इज वो तो फ्री ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीप मेमोरी। ठीक है, और चूंकि ये सारा रनिंग के दौरान हो रहा है तो अनडाउटली इट इज फास्टर। ठीक है, फॉर एक्सेसिंग। रन करते समय यही समझता है, और रन करते समय हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी को ना डायरेक्ट अप्रोच में बुलाएगा, तो इसलिए हीप मेमोरी इज फास्टर देन द स्टैक मेमोरी। ठीक है, लेकिन हर व्यवस्था हीप पे नहीं किया जा सकता है और हर व्यवस्था स्टैक पे भी, दोनों का इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो स्टैक बेस्ड ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर टेक्निकली बात करें तो क्यू बेसिक में हमारे पास डायनेमिक के लिए कोई अप्रोच था? उसमें नहीं था। बेसिक क्यू बेसिक में कोई डायनेमिक अप्रोच नहीं है, जो है सो स्टैटिक है। ठीक है, तो फ्री मेमोरी होते हुए भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था है। क्लियर? ठीक है, यस। तो समझ में आ गया? यानी जब भी हम कुछ स्टैटिकली काम करेंगे, वेरिएबल, एरे, फंक्शन, ठीक है, जितना भी चीज बात करेंगे सब स्टैटिक नेचर का होता है। रिकर्सिव जो भी हम लोग सी में आगे पढ़ने वाले हैं, सब क्या होता है? स्टैटिक। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉइंटर, और उसमें एक फंक्शन पढ़ेंगे मैलॉक और फ्री, यही डायनेमिकली एलोकेट करवाता है। बाकी इसके अलावा अगर मैलॉक नहीं है, फ्री नहीं है, तो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? स्टैटिक के अंदर। ठीक है, दिमाग में ये बैठाइए कि हमको हीप मेमोरी में जाने के लिए, हीप मेमोरी को वैल्यू के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हीप मेमोरी को अपने वैल्यू के लिए यूज करने के लिए हमें सी में मैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सब चीज स्टैटिक होगा। मोटा मोटी ऐसे याद रहेगा। ठीक है, अगर मैलॉक के द्वारा कोई भी मेमोरी एलोकेट किया जा रहा है वो हीप है, और मैलॉक के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो वो हीप नहीं, वो स्टैक। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये कुछ मेमोरी मैपिंग पे आपको समझाना था। अब थोड़ा सा हम लोग सी प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सी प्रोग्राम रूल्स पे पहले आते हैं, फिर सिंटैक्स बताते हैं, और आईडी के बारे में तो चर्चा कर ही दिया था, टर्बो वर्बो के बारे में हो गया था ना? ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि सबको शुरुआत कीजिए टर्बो पे पहले। ठीक है, सबको इस टर्बो से शुरू कीजिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। और जब आपको प्रोग्रामिंग रन करने लगे, सब कॉन्फिडेंट थोड़ा सा हो जाए, अवेयर हो जाए, तो जो मर्जी हो वो आईडी यूज कीजिए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि हम थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं, थोड़ी चीजों को समझ चुके हैं, तो फिर आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन जो थोड़ा सा अगर अभी लगा है कि नहीं शुरू करना है, तो मैं चाहूंगा कि वो सब कोई शुरुआत अपनी टर्बो से ही करे। ओके, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, टर्बो सी फॉर विंडो 10 लिखिएगा, आ जाएगा। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में दिक्कत हो तो मेरे से ले लीजिएगा, विंडो 11 कर दीजिएगा, तो 10 वाला भी चल जाता है उसमें। ठीक है, सी एक्चुअली जो हम लोग सी यूज करते हैं, जो टर्बो हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली डॉस के लिए है। किसके लिए है? डॉस के लिए। तो अगर ओरिजिनल सी को हम ले जाके इस पे रन कराएंगे तो शायद इंस्टॉल हो जाए, पर खुलेगा नहीं, लिख देगा 16 बिट्स प्रॉब्लम या 64 बिट्स प्रॉब्लम, ऐसे करके आने लगेगा। उसका कारण ये है कि जिस सी को, लास्टली सी को जो डॉस के लिए रखा गया, वो मैक्सिमम 16 बिट्स को सपोर्ट करता है,
कितने बिट प्लेटफॉर्म को? ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर का रूल है, चाहे एप्लीकेशन हो या सिस्टम हो, कि जितने बिट के लिए बनाया जाता है वो अपने डबल तक काम कर सकता है। ये स्टैंडर्ड होगा। मतलब अगर 16 बिट का है तो 32 बिट वाला भी ओएस है तो वो उस पर रन कर जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो ये मुश्किल काम है। राइट नाउ वी आर यूजिंग 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीबॉडी। आई थिंक कोई नहीं होगा जो 32 बिट पे काम कर रहा होगा। क्लियर? तो जब 16 बिट वाले डॉस बेस्ड सी को, टर्बो सी को जब हम 64 बिट पे इंस्टॉल करेंगे, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो हो जाएगा, पर जैसे ओपन करेंगे कहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा किसी भी चीज को हम 64 बिट इन्वायरमेंट में खोलेंगे और जिस एप्लीकेशन को आप खोल रहे हैं उसको 16 बिट इन्वायरमेंट चाहिए जो मेरे कंपेटिबिलिटी में नहीं है, तो एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा। ठीक है, तो सर ऐसे तो कभी होगा ही नहीं। हाँ, डायरेक्ट में तो नहीं होगा, डायरेक्ट में कभी भी ऐसे नहीं होगा, कोई व्यवस्था तो सर होगा। तो कहता है हाँ व्यवस्था है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके बिट को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल। नहीं मतलब काम आप उसमें करते हैं लेकिन वो पास होता है उनके द्वारा होके, उनकी इन्वायरमेंट के द्वारा होके, और कहता है कि मेरा इन्वायरमेंट तो दुगुना है। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर कई है, लेकिन एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं डॉस बॉक्स, जो डॉस के लिए है। ठीक है, डॉस बॉक्स जो बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है? तो ये डॉस बॉक्स कहता है ना कि जो भी इन्वायरमेंट होगा हम उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल। है कि एप्रोप्रिएट भी कर देता हो, पर मान के चलते हैं कि डबल कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब हम डॉस बॉक्स को सी को देंगे तो वो सी जो 16 बिट के लिए है डॉस के लिए, वो उसको क्या कर देगा? 32 बिट इन्वायरमेंट में ला दिया। और जब हम इसको विंडो को देंगे तो विंडो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 64 हूं, 32 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एग्जीक्यूट, मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? तो जो आप इंस्टॉल करेंगे, भले नॉर्मली इंस्टॉल आपको लगे कि नॉर्मली इंस्टॉल हो रहा है, पर वो सारा सी डॉस बॉक्स के साथ इंस्टॉल हो रहा है। किसके साथ इंस्टॉल हो रहा है? डॉस बॉक्स के साथ इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आई थिंक सी पता नहीं खोले हैं कि नहीं खोले हैं। जैसे यहाँ पे टर्बो सी है ना, C++ का कंपाइलर है, सी में भी काम करेगा। इसको हम ओपन करते हैं। ठीक, यहाँ से स्टार्ट टॉप, ये इन्वायरमेंट सब डॉस बॉक्स आपको दे रहा है। हम टर्बो सी करेंगे तो झट से डॉस बॉक्स का आपको अपीयरेंस आएगा। आया? भाग गया, दौड़ गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं वो दिखा आपको। यानी सी कह रहा है कि मैं अकेले खुल नहीं रहा हूं, मैं डॉस बॉक्स के साथ ओपन हो रहा हूं, और डॉस बॉक्स मुझे 16 से क्या बना रहा है? 32 बना रहा है, इसलिए ओपन हो रहा हूं। क्लियर? हाँ, ये समस्या विंडो वाले में नहीं है। अगर आप VS कोड यूज करते हैं, डेव सी यूज करते हैं, उनके साथ ये सब समस्या ऑलरेडी उसके लिए बनाया गया, 7 के लिए, 8 के लिए बनाया गया, तो उसमें क्या झंझट है। ठीक है, लेकिन वो डॉस बेस्ड नहीं है, वो सब एप्लीकेशन सी के लिए हैं, लेकिन वो विंडो बेस्ड है। क्या है? विंडो बेस्ड। क्लियर? ठीक है, यस सर। तो इसको हम यहां से मुक्त हो गए। चलिए, यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डॉस बॉक्स दिमाग में आ गया, क्यूड वाई डॉस बॉक्स क्या करता है? कन्वर्ट करता है, बिट को चेंज कर देता है, बढ़ा देता है, डबल कर देता है। सी प्रोग्राम रूल्स।
सी प्रोग्रामिंग रूल, कुछ रूल है जो हमें प्रोग्रामिंग करने के पहले ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी डॉट सी से सेव करते हैं, फाइल नेम आइडेंटिफायर कहते हैं, आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। ये सब तो रूल बता दिए थे, पहले भी कहा हुआ है, इस बार भी कह दिए हैं, तो ये तो दिमाग में है, ठीक है, ओके। नंबर 1, C is a structural programming language as well as, हम as well as का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल कह रहे हैं तो आप इसे फंक्शनल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल के साथ साथ क्या है, फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कहता है कि एवरी सी प्रोग्राम इज अ फंक्शन, हर सी का प्रोग्राम अपने आप में क्या होता है, क्यू बेसिक में ये रूल नहीं था, एवरी प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम, ठीक है। अ प्रोग्राम कंसिस्ट द फंक्शन एंड द प्रोसीजर, प्रोग्राम मेन मॉड्यूल, फंक्शन और प्रोसीजर सब मॉड्यूल। ये कहता है कि नहीं, हर प्रोग्राम ही एक फंक्शनल मॉड्यूल है और उसको हम मेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन, और वो मेन ही रहेगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर उसी मेन मॉड्यूल को समझता है, बाकी कुछ भी नहीं समझता है, ठीक है। बाकी जो समझेगा उसी के द्वारा समझेगा, उसको हटा के कुछ भी नहीं समझेगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है। मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिएगा ताकि अटेंडेंस कर लें, लो सर गुस्सा हो जाता है। C is a structural programming language as well as a functional oriented language. So every C program is a function, called क्या, मेन फंक्शन, ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरा, चूंकि फंक्शन की बात करें, लूप की बात करें, इफ की बात करें, सब ब्लॉक है, यू नो व्हाट इज द ब्लॉक, व्हाट इज ब्लॉक, statements, set of statements is called a block. So a program itself is a block, Yes, sir. a module itself is a block, whereas sub module itself is a block. अरे भाई, ब्लॉक के अंदर भी तो ब्लॉक होता है, इसीलिए मेन सब बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी ब्लॉक के अंदर हम कोई लूप लगा रहे हैं तो वो भी ब्लॉक, इफ लगा रहे हैं तो वो भी ब्लॉक, एवरीबॉडी। तो कहता है किसी भी चीज का ब्लॉक बन रहा होगा, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस से रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एवरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट comes under opening and यानी ये वाला ब्रेसेस का इस्तेमाल, क्लियर,
इसका मतलब है कि कोई भी ब्लॉक जो होगा, कोई भी किसी भी चीज, कोई भी हम ब्लॉक सी में अगर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक जाना जाएगा ऐसे। तो फंक्शन भी तो ब्लॉक है सर, मेन भी तो ब्लॉक है। तो अगर हम हर प्रोग्राम मेन फंक्शन है तो मेन भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये मेन फंक्शन हो गया, फंक्शन के साथ छोटी ब्रैकेट होता है, ये उसका ब्लॉक। ठीक है, बाकी और जगहों पे भी जानेंगे, अभी तो फिलहाल इतना से बता दिए, समझ गए। तो कहीं पे भी ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? करली ओपनिंग और क्लोजिंग से। ओपनिंग ब्लॉक के स्टार्ट को बताता है, क्लोजिंग उस ब्लॉक के एंड को बताता है। अगर ब्लॉक एक फंक्शन है तो ओपनिंग उस फंक्शन के स्टार्ट को बताता है और क्लोजिंग उस फंक्शन के एंड को बताता है। ठीक है, ठीक, ये दूसरा स्टेट, दूसरा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, एवरी स्टेटमेंट in C written in small letter अब क्यूबेसी का रूल खत्म हो गया, बड़ा रूल नहीं कर सकते हैं, जब भी लिखना होगा। ठीक है, अब है कि बड़ा होगा ही नहीं, तो कहता है कि अगर सी जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है उसके अनुसार सोचे तो 99% छोटा होता है। 1% के केस में कुछ जगहों पे सी प्रोवाइड कर रहा है, वो कैपिटल लेटर में होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? कैपिटल लेटर में होते हैं। आगे पढ़ाएंगे फाइल हैंडलिंग में, तो कुछ वर्ड्स कंस्ट्रेंट मिलता है, EOF। ठीक है, एंड ऑफ फाइल, तो वो कहता है कि कैपिटल लेटर में लिखिएगा तभी हम समझेंगे, स्मॉल में लिखिएगा तो नहीं समझेंगे। पॉइंट क्लियर? लेकिन 99% जो भी चीजें हम करेंगे, ठीक है, हम 100% नहीं बोल रहे, इसीलिए हम 100% बोलने के पहले ही ये चीज बोल दिए, क्योंकि ये लिखने का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं 100%, तो नहीं, 99%। 1% में कभी कभी कुछ ऐसे प्री डिफाइंड वर्ड मिलेंगे जो कैपिटल लेटर में होंगे, उन्हें कैपिटल में ही इस्तेमाल करना होगा, फिर उनको स्मॉल में लिखेंगे तो फिर वो कंपाइलर समझेगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये मेन है कि एवरी स्टेटमेंट इन सी रिटन इन स्मॉल केस लेटर, कुछ भी है, ठीक है, एक दो वर्ड छोड़ के बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर। ओके, फोर्थ, every statement must be terminated. Must be terminated या must be end भी कह सकते हैं, end with, very good, semicolon। आपको सेमीकोलन लगाना होगा, अगर नहीं लगाइएगा तो वो स्टेटमेंट आगे वाले चीजों को भी अपने ही साथ जोड़ के समझने लगे, तो जो ग्रामर और डिक्शनरी इस लैंग्वेज का है उससे फिर वो चीज मैच नहीं होगा। इसलिए हर यूनिक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से बाइफरकेट करने के लिए उस स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक है, अब सी के प्रोग्राम हम लिखेंगे कैसे? तो कहता है प्रोग्राम जैसे मर्जी वैसे लिखिए। You can write the programs in horizontal manner, you can write the program in vertical manner, you can write the program horizontal as well as vertical where you desired। जहां पे मर्जी हो हॉरिजेंटल हो जाइए, जहां मर्जी हो वर्टिकल हो जाइए। ठीक है, सेपरेशन सेमीकोलन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम रो वाइज लिखेंगे, एक ही कॉलम ले और रो वाइज स्टेटमेंट को रखेंगे, तो हमारे और दूसरे के लिए समझना क्या होगा? आसान होगा। दैट्स वाई ज्यादातर किताबों में इसी पैटर्न पे आपको प्रोग्राम्स मिलते भी है और हम लोग भी इसी पैटर्न पे बनाते भी हैं।
क्योंकि खुद को समझना और आपको समझाना दोनों क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो एक प्रोग्राम जो होगा वो दोनों मैनर में हो सकता है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैन बी रिटन, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन, can be written in both manner, such as horizontal, ठीक है। यानी कि अगर हम void main लेके लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम फंक्शन बना रहे हैं मेन, सॉरी इसको हटाइए, आपने लिखा मेन, एवरी सी प्रोग्राम इज मेन, ओपनिंग ब्रेसेस लिखा, यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन दिया सेमीकोलन, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया सेमीकोलन, अब नहीं देना है बंद, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हर एक को एक एक लाइन दे दिए। ये समझना आसान होगा। यस सर। ठीक है, अब है कि नहीं सर, अगर मान लीजिए कि हमको कुछ जगह ऐसे कर दें, ठीक है, सब ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। ठीक है, बस आप समझ जाएं या आप दूसरे को समझा दें। ठीक है, समझा दे वाला बाद में, अभी तो फिलहाल समझ जाए, यस वो बात में वो अटेंडेंस कर ले पहले। यस सर।